हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी से इन इंफॉर्मेटिव वीडियो से अपने आप को इनरिच कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें लोगों के बीच में। ये पूरी तरह से हम इस पर्पज से सारा वीडियो बनाते हैं ताकि आपके बीच में इंफॉर्मेशन पहुंच सके, चीज़ों को एनालाइज कर सकें। हम कभी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। ठीक है, आप फ्री हैं कि आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करें, बट कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें। अगर हमारा बात अच्छा नहीं लगता है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। बाकी फालतू कमेंट और बाकी अननेसेसरी चीज़ों को ना करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और चलिए, जुडिशरी के बारे में आज बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है इस देश में, संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि संविधान में व्यवस्था हो जाने के बाद भी जिस उम्मीद से वो संस्थाएं बनाई जाती हैं उस पर वो खरी नहीं उतरती हैं। और जब खरी नहीं उतरती हैं तो ये बात बार बार याद आती है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष भी थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि संविधान अपने आप में, हमने जो मुकम्मल संविधान बनाया है ये जरूरी नहीं है कि उसी स्पिरिट में काम करे, अनलेस एंड अनटिल जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो उस तरह के नहीं हो, वो अपराइट नहीं हो, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो, वो संवैधानिक मानसिकता से न सोचते हैं, ड्यूटी बाउंड न सोचते हों। अगर ऐसा नहीं है तो ये संविधान भी उनके लिए केवल सत्ता पाने या उनके प्रिजुडिसेस, उनके बायसनेस को कायम रखने का एक साधन मात्र रह सकता है। ये बातें इस सेंस में प्रतीत होती है जब हम जुडिशरी की बात करते हैं। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहां पर अपने फंडामेंटल राइट को, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को सीधे इन्फोर्स कराने के लिए जाने का अधिकार है, वो भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही व्यवस्था सुप्रीम हाई कोर्ट्स में जाने के लिए आर्टिकल 226 और 227 में व्यवस्था की गई है। और ये ड्यूटी, संविधान को प्रोटेक्ट करने का संवैधानिक अधिकार को, एक तरह से अंबेडकर ने गार्डियन कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, या जो भी कोर्ट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करती हैं, उनको इन्फोर्स कराती हैं, उसको उसको गार्डियन कहा गया है संविधान का, क्योंकि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का पावर उनको दिया गया है। ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। यस दोस्तों, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जब किसी कानून के माध्यम से, किसी लॉ के माध्यम से, किसी बायलॉज के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आपका राइट वायलेट होता है, क्योंकि उसी आधार पर स्टेट जो है, जो राज्य का मशीनरी होता है, जो सरकारें होती हैं वो काम करती हैं, और उससे अगर फंडामेंटल राइट आपका प्रभावित होता है तो कोर्ट का ये ड्यूटी है कि उसको इन्फोर्स करे, कानून का इंटरप्रिटेशन करे, संवैधानिक एंगल से देखते हुए किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन करे। ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जुडिशियरी संविधान से ऊपर नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था को की व्याख्या करने का उसको अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान के ऊपर है। संविधान की सर्वोच्चता है, न कि राज्य के किसी अंग का की सर्वोच्चता है। इस देश के अंदर हमने सेपरेशन ऑफ पावर पर बैरोन डी मोंटेस्क्यू का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसको आप देखिएगा कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और संविधान की सर्वोच्चता कैसे स्थापित की जाती है। तो मैं सीधे सीधे बता दूं कि जो जुडिशरी है, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, वो ड्यूटी बाउंड हैं कि अगर उनके सामने कोई जाता है फंडामेंटल राइट को लेकर के या किसी कानून की व्याख्या को लेकर के, तो उनका ये ड्यूटी है कि उस ड्यूटी को वो पूरा करें। लेकिन होता क्या है, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक रोस्टर सिस्टम चलता है कि केस को कब हियरिंग के लिए लाने देना है, कब नहीं लाने देना। एक बहुत बड़ी बहस है, एक बहुत बड़ी बहस है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। हाई कोर्ट्स में जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होते हैं उनको कहा जाता है, और वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं उसमें क्या फेयरनेस है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये कोई नहीं जानता है। अभी रिसेंटली ये बात बहुत अहम हो जाती है कि जब किसी के ऊपर ये ड्यूटी दिया गया है और जब वो ड्यूटी पूरा नहीं करता,
अगर हमको ये ड्यूटी है कि हमको ये काम करना है और हम अपने ड्यूटी को नहीं करते हैं, उससे किसी का राइट हम वायलेट करते हैं, तो जनरली लॉ के सेंस में इसको टॉर्ट कहा जाता है, नेग्लिजेंस कहा जाता है, टॉर्टियस रॉन्ग कहा जाता है, या इसको नेग्लिजेंस कहा जाता है कि हम ड्यूटी बाउंड थे लेकिन हम उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। यही काम अगर जुडिशियरी करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करे, जजेज करें या हाई कोर्ट्स के जजेज करें, तो उसको इवेजन ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, जुडिशियल इवेजन कहा जाता है, जुडिशियल डीएक्टिविज्म भी कहा जाता है, इनएक्टिविज्म भी कहा जाता है इसको। और ये माना जाता है कि अगर आप जुडिशियल इवेजन अगर कर रहे हैं, जुडिशियल इनएक्टिविज्म अगर आप कर रहे हैं, तो आपका जो ड्यूटी टू डिसाइड है, क्या ड्यूटी है आपका, क्या डिसाइड करना। अगर कोई डिस्प्यूट है संविधान के किसी मुद्दे पर, अगर कोई डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में, अगर वो लोग आपके सामने जाते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क में अगर आप कोई मामला डिसाइड नहीं करते हैं, उसको लंबा एकदम खींचते रहते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से उसका डेट आप देंगे, उसका लिस्टिंग करेंगे, तो ये आपके ड्यूटी का वायलेशन है। एक तरह से जो एडजुडिकेटिव जो ड्यूटी है या ड्यूटी टू डिसाइड है, ये उसका वायलेशन है। और जब जुडिशियरी या जज ऐसा वायलेशन करता है, लंबे समय तक कोई मुद्दा पेंडिंग छोड़ देता है, कोई उस पर फैसला नहीं लेता, जैसे आर्टिकल 370 के आप केस में देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको छोड़ दिया गया कि कब डिसाइड करना है। सारे मामले जब सेटल हो गए, चारों तरफ से सेटल हो गए, तो ये अपने आप में एक डाउट क्रिएट करता है जुडिशियरी के ऊपर में कि क्या जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है क्या। जिस इंडिपेंडेंस का बात तो रेगुलर करती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो है क्या, इम्पार्शियलिटी है क्या, ऑब्जेक्टिविटी है क्या, इंटीग्रिटी है क्या जुडिशियरी के अंदर, या पॉलिटिकली वो डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन से मामले को पहले देखना है और कौन से मामले को बाद में देखना है। उसको मेरिट पे वो डिसाइड ही नहीं करते कि 370 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अगर देखना है तो उसको मेरिट पर आप देखिए ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। उसके बाकी मुद्दे को आप जरूर देख लेते हैं, लेकिन उस मेन मुद्दे को आप डिसाइड नहीं करते, उसको 4-5 साल 10 साल तक ऐसे छोड़े रहते हैं। क्या ये न्याय है, क्या ये जस्टिस है, क्या ये ड्यूटी को पूरा करना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो दी गई है उसको पूरा करना है क्या? नहीं, ये डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, ये फेलियोर ऑफ ड्यूटी है, ये जुडिशियल इनएक्टिविज्म है, या जुडिशियल इवेजन इसको कह सकते हैं कि आप अपने आप को बचा रहे हैं उस ड्यूटी से, इवेड कर रहे हैं, अपने आप को बचाना, अपने ड्यूटी से अपने आप को बचाना, जुडिशियल इवेजन। इसके बाद का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो फॉर्म लॉ आया था, वो तो बाद में आया था, उससे पहले CAA देखिए। CAA के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर कितने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़े थे, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट सही था कि नहीं था, लेकिन हम जुडिशियरी के एक्टिविटी पर बात कर रहे हैं। उसके लिए कमिटी बनाया गया, सवाल ये था कि उसको मेरिट पे आप क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है, इस पर बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, उसके लिस्टिंग का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके अलग से मुद्दे को डिसाइड करने के लिए उसके लिए कमिटी आप बना रहे हैं। कमिटी बना करके कह रहे हैं कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वहां जाकर के डिसाइड करिए, बाकी सिटीजन्स का राइट वायलेट हो रहा है उसको डिसाइड करिए। सवाल ये था कि CAA का कानून सही था कि नहीं था, और आप उसके ऊपर बैठ करके उसका कोई रोस्टर तैयारी नहीं कर रहे हैं, लिस्टिंग का डेट ही नहीं तैयार कर रहे हैं कि उस पर हियरिंग कब करना है, मेरिट पे बात कब करनी है। इसको क्या कहेंगे आप? वो काम आप कर रहे हैं जिसको सरकार को करना चाहिए। मतलब एक्टिविज्म एक दूसरे चीज में दिखा रहे हैं ताकि आप अपने जुडिशियल इवेजन को बचा सकें, मतलब जो जुडिशियल ड्यूटी है उसको ना करें, उसको आप कवर अप कर सकें। ये काम जुडिशरी का नहीं था, लेकिन कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि अगर लेजिस्लेचर और ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी को आगे आना चाहिए, लेकिन जो उसका मेन ड्यूटी है वो तो वही पूरा नहीं कर रहा है ना, अपने ड्यूटी से ही अपने आप को बचा रहा है। कैसे आप कहेंगे कि आप डाउट से ऊपर हैं, आप पर डाउट ना किया जाए, आप पर सवाल नहीं किया जाए, ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर है, ये कहीं दिखता तो नहीं है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, जो फॉर्म लॉज थे,
जिस पे प्रोटेस्ट हो रहा था किसानों का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिटरमिन करनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, लेकिन उसने उसका डिटर्मिनेशन नहीं किया, उसको मेरिट पर नहीं देखा। जबकि वो अलग से कमिटी बना रहा था कि आप लोग जाइए और लोगों से बात करिए, जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनसे बात करिए और सरकार से बात करके इसका सॉल्यूशन। ये काम जुडिशरी का है क्या? मेरिट पर आपको बात करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिटरमिन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसका पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसको डील करने के लिए आपके पास टाइम है। आप एक तरह से एक्टिविज्म भी कर रहे हैं और एक तरफ से अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप अपने ड्यूटी से भाग रहे हैं, जिसको जुडिशियल इवेजन कहा जाता है। अपने आप को इवेड कर रहे हैं, जो रियल मुद्दे हैं उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों। तो इससे क्या समझा जाएगा? क्या इससे यह समझेंगे कि जुडिशरी जो है वो सारे डाउट से ऊपर है? वो तो एक तरह से पॉलिटिकल एक्टर की तरह काम कर रही है। पॉलिटिकल डिसीजंस हैं ये। हम नहीं कह सकते, हम नहीं मान सकते कि जुडिशरी पॉलिटिक्स से अलग है। और ये सारा चीज सवाल खड़ा करता है। उसी तरह से जो बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट था, उसको मेरिट पे नहीं डिसाइड किया गया। आप पूरे जजमेंट को उठा के देख लीजिए, जो लीगल डिस्प्यूट था, जो ऑनरशिप का सवाल था, उसको जुडिशरी ने डील ही नहीं किया, उसको डील ही नहीं किया। ठीक है, एक सॉल्यूशन उन लोगों ने निकाला, इस बात के लिए प्रशंसा जरूर होनी चाहिए कि ये डिस्प्यूट इतने दिन से चल रहा था, उस डिस्प्यूट को इन लोगों ने सॉल्व कर दिया, एक दूसरी जगह उसका निदान निकाल करके इक्विटी के प्रिंसिपल पर कंप्लीट जस्टिस के हिसाब से अंडर आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब मेरिट की बात आती है, तो अगर मेरिट पर डिसाइड करने के लिए आपके सामने केस किया गया है, तो उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन मेरिट पर डिसीजन करके होना चाहिए ना। लेकिन उसमें जुडिशरी टाइम नहीं दे पा रही है। इतने सालों से यह मामला चल रहा है, आपका डिसीजन ही नहीं हो पा रहा था। और रिसेंट केस है जो ये सवाल उठा है कि जुडिशियल इवेजन चल रहा है इस देश के अंदर, जुडिशरी अपना काम नहीं पूरा कर रही है, एक तरह से उसका डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, नेग्लिजेंस है। इसको जुडिशियल इवेजन का नाम दिया गया क्योंकि इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है ना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग इतने यहां विश्वास करते हैं कि जो भी जुडिशरी कर रही है वो सब सही कर रही है। आप सवाल ही नहीं पूछिएगा ना जुडिशरी से, क्योंकि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि लेजिस्लेचर तो 5 साल के बाद भी जाती है जनता के कोर्ट में कि आप लोग डिसाइड करें कि किसकी सरकार बनेगी। एग्जीक्यूटिव तो जाती है, लेकिन जुडिशरी तो कहीं नहीं जाती। वो एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस उनके दिमाग में रहता है इस इंस्टीट्यूशन के कि हम तो सारे डाउट से ऊपर हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। और ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यूपी के संभल जिला का मस्जिद का जब सवाल आता है। और आप जानते हैं कि इस देश में एक कानून है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। उस एक्ट के हिसाब से 15 अगस्त 1947 से पहले जिन जगहों पे, जिन वर्शिप के प्लेसेज पर जिनका भी कब्जा है, उसको बाद में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये उसका प्रोविजन बताता है, प्रोविजन दिया हुआ है। किसी भी कोर्ट में उस पर कोई पिटीशन इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये उस कानून में लिखा हुआ है। एक्सेप्ट अयोध्या डिस्प्यूट, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट पे कोर्ट ने वो कर लिया, वो भी मेरिट पर नहीं किया। और इसके लीगलिटी को डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से जो बनारस में जिस तरह की ज्ञानवापी में जो मामला आया, अब संभल में जो मामला आ रहा है कि जो पुराने ये जो एलिगेशन है कि इन जगहों पर पुराने हिंदू मंदिर थे, वहां पर मस्जिद बनाए गए और उन पर लैंड सर्वे करने की जो सिविल कोर्ट के द्वारा दी जा रही है, उसको चैलेंज करने के लिए बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है कि उस लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को आप डिटरमाइन करिए कि जो सिविल कोर्ट्स ये काम कर रहे हैं, जो वो लोग लैंड सर्वे के लिए, चाहे जो मॉस्क के सर्वे के लिए, एविडेंस कलेक्शन के लिए जो ऑर्डर दे रहे हैं, क्या वो ऑर्डर इस कानून के हिसाब से है
क्या इस कानून का कंप्लायंस है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके हिसाब से है? और उस पर इतने पिटिशंस पेंडिंग होने के बाद, इन डिस्प्यूट्स की वजह से बहुत सारे दंगे फसाद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डिसाइसिव ऑर्डर नहीं दिया, उसके लीगलिटी को, जबकि जबकि उसके ये डोमेन में आता है, एक नेशनल इशू बना हुआ है। बहुत सारे जगहों पर पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन बिगड़ती जा रही, लोग मारे जा रहे हैं, शांति और सद्भाव बिगड़ रहा है। उसके बावजूद कोर्ट ने इस पर यह डिसाइड नहीं किया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या इंटरप्रिटेशन हो, क्या जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, उनको फिर से केस इंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे राइटर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्यों आखिर साइलेंट हो जाता है, जब उसके सामने एक डिटर्मिनेटिव डिसाइसिव फैसला लेने का जब वक्त आता है तो बड़ा ही, मतलब आप ये कहें कि लीगल तरीके से, बड़ा ही टैक्टिकल तरीके से उस पर वो चुप हो जाता है। या तो उसको लिस्टिंग नहीं करता, या तो उसको रोस्टर पर ही नहीं लाता, या तो उसको अपने से नीचे के जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर भेज देता है कि आप पहले वहां चले जाइए। मतलब क्या पैरामीटर है, क्या कोई फिक्स पैरामीटर है कि किस आधार पर आप डिसाइड नहीं करते? केवल ये कह देना सफिशिएंट नहीं है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को भेज देते हैं, वहां पर वो कोर्ट पहले देख ले और तब हम देखेंगे। इस जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जिस तरह का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हो रहा है, इतने सालों से इतने केसेस पेंडिंग है, और उसके बाद आप एकाएक कहते हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास चले जाइए, जबकि हाई कोर्ट्स में ऐसे ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति बायस्ड हैं, इसके बावजूद कि वो संविधान का कसम खाते हैं, संविधान के दिए गए प्रावधानों के हिसाब से वो शपथ लेते हैं, फिर भी वो जो काम करते हैं, जो बात कहते हैं, वो पूरी तरह से किसी व्यक्तिगत, किसी पार्टिकुलर धर्म या आइडियोलॉजी से पूरी तरह से ग्रसित हैं। और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखेंगे। उस पर हम अलग से बात रखेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चुप कैसे हो जाता है? हम ये नहीं कह रहे कि वो किसके पक्ष में फैसला देगा, हमारा सवाल केवल इतना है, हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इस जुडिशियल इवेजन से संविधान की सर्वोच्चता मेंटेन हो रही है, क्या संविधान का स्पिरिट मेंटेन हो रहा है, क्या इससे 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 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनकी इंटीग्रिटी बढ़ रही, क्या उसमें ट्रस्ट बढ़ रहा है, क्या या डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये विंग भी जिसको माना जाता था कि इम्पार्शियल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, न्यूट्रल होगा, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस से प्रभावित होते जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी जुडिशियरी डिसीजन ले रही है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, किस मामले को कितना देर तक दबाए रखना है, किस मामले को कब सुनना है। अपना जब बात आएगा तो उसमें इंटरनल कमिटी का कभी रिपोर्ट ही नहीं आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट की अगर बात आएगी तो वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर उसको बनाए रखा जाएगा। क्या लोगों के इंटरेस्ट से ऊपर है जुडिशियल इंडिपेंडेंस? क्या ट्रांसपेरेंसी जुडिशियरी में नहीं होना चाहिए? लोगों को जानना नहीं चाहिए कि कब कौन सा रोस्टर आएगा, कौन सा रोस्टर नहीं आएगा। ठीक है, आप स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन से अपने आप को बचाते हैं, लेकिन बचाने के नाम पर इस तरह का जो जुडिशियल इवेजन है वो लोगों के राइट को हैम्पर कर रहा है, फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं कि हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने की संस्था है, ये पूरी तरह से कंट्राडिक्टरी है। संविधान का स्पिरिट ये नहीं है कि आप जजमेंट्स के ऊपर बैठें, डिस्प्यूट्स के ऊपर बैठें। संविधान का स्पिरिट ये है कि आप फास्ट तरीके से, फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से केसेस का डिसीजन लें। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशियल डिसीजंस में नहीं देखना चाहिए? क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जुडिशियल डिसीजंस में नहीं देखनी चाहिए? क्या
ये जस्टिस है क्या? ये जस्टिस नहीं है। और उसी पर एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, जिसको सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बड़ा अच्छे से लिखे हैं, काली स्वरम राज, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने टाइटल दिया इस आर्टिकल का, संबल एंड द पेरिल्स ऑफ जुडिशियल इवेजन। आप पढ़िएगा इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल को आप एक्सेस कर सकते हैं हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से, और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इन सारे चीजों को समराइज किया है। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां जुडिशरी जानबूझकर किसी किसी मुद्दों पर चुप रहती है, बड़ा ही लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जहां उसे उम्मीद करी जाती है कि कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इस देश का। उसका जजमेंट, जो फाइनल जजमेंट होता है, लैंडमार्क जजमेंट होता है, वो इस देश का कानून माना जाता है। और जहां लोगों के लाइफ और डेथ का सवाल है, राइट का सवाल है, वहां पे आप चुप रह जाते हैं। ये सरासर लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र के लिए बड़ा ही खतरनाक टेंडेंसी है। जिस ड्यूटी की बात करती है जुडिशरी, हमेशा लोगों की ड्यूटी, लेजिस्लेचर की ड्यूटी, विधान मंडल की ड्यूटी, कार्यपालिका की ड्यूटी, और उनकी जब ड्यूटी की बात आती है तो वहां पे वो चुप हो जाते हैं और उसको छुपाते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर। ये सरासर ठीक नहीं है। मुकम्मल लोकतंत्र के लिए भी और संवैधानिक व्यवस्था में जहां संविधान की सर्वोच्चता है, वहां के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, एनालाइज करिए, जुडिशरी के इस टेंडेंसीज को भी देखिए, पैटर्न को भी देखिए, जुडिशियल डिसीजन कितना डेमोक्रेटिक है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, इस पर सवाल उठाइए। लोगों के इंटरेस्ट से ऊपर, वी द पीपल ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट से कुछ भी ऊपर नहीं। और जब तक आप सवाल ये सब नहीं उठाएंगे, नो वन गोइंग टू हियर यू। So with this, I will conclude my discussion here, and I will be hopeful that my video is you are liking my video. You will like my channel, you will subscribe my channel, you will comment on my videos, a constructive comment, and share with your connections. So with this, I will conclude this video. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड का समय लगेगा आपको प्रेस करने के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर हम इतना कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमें अपने बात को खत्म करने का इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।